मुझे बैठने का मौका मिला है, मैं सबको नववर्ष की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आयोजक साथी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह मौका हम सब लोगों को दिया। साथियों, जो अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है लोग उसको पागल कहते हैं। जो अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है लोग उसको पागल कहते हैं। जो अपने बारे में भी सोच लेता है और उसके साथ साथ अपने परिवार के हित और अनित के बारे में भी समझ लेता है, उसको लोग स्वच्छ मानसिकता का कहते हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया के हित के बारे में सोचता है, पूरे समाज के हित के चिंतन की बात करता है, वह निश्चित रूप से महापुरुष होता है, वह निश्चित रूप से महान व्यक्ति होता है। और आज यहाँ पर बैठे हुए हमारे इस समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, सबके मन में कहीं न कहीं यह भावना है कि समाज कैसे बने, देश कैसे मजबूत हो। और ऐसी सोच रख कर के यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं। साथियों, क्योंकि यहाँ हमारे समाज के ज़्यादातर लोग हैं, कुछ हमारे अन्य समाज के साथी हैं, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूँ कि एक दौर था जब इंसान एक सामाजिक प्राणी था। देश, दुनिया और सरकार प्रयास करती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक हो जाएं और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना से प्रेरित हो जाए, ऊंच नीच और छुआछूत की भावनाओं से लोगों को दूर कर दिया जाए और समाज को एक समन्वित और समावेशी समाज के रूप में विकसित किया। वो दौर बीत गया। अब इस देश का कोई भी व्यक्ति जितना सामाजिक है उससे ज्यादा राजनीतिक है। अब सामाजिक मनुष्य नहीं रहा, अब हर मनुष्य राजनीतिक हो गया। और आज ये आदमी एक राजनीतिक प्राणी है। आज अगर कोई कहता है कि मैं सामाजिक प्राणी हूं तो वह समाज को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि राजनीति समाज के हर उस एंगल को प्रभावित कर रही है जिसमें आदमी जी रहा है, उठ रहा है और बैठ रहा है। और यह सच है कि जो समाज पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं बनेगा, उसके हक, हकूक, मान और सम्मान के साथ दखल अंदाजी की जाएगी, इसे कोई रोक नहीं कर सकता। साथियों, मैं यहाँ बैठा था, मैं हमारे बुजुर्ग, आप सब लोग, मेरी बातें बुरी लग सकती है क्योंकि अब मैं उन बातों को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जो बातें समाज में राजनीतिक क्रांति को कुंद कर रही, जो समाज को राजनीतिक धारा में इकट्ठा होने से रोक रही, जो बातें समाज के नौजवानों में राजनीतिक क्रांति को घटित होने से बाधा बन रही। और वह सबसे बड़ी बाधा है हमारे लोगों का सामाजिक होना। हमारे लोगों को राजनीतिक बनना पड़ेगा और राजनीतिक मिजाज उन्हें धारण करना पड़ेगा। और यह राजनीति एक ऐसा धर्म और कर्म युद्ध है, यहाँ कोई तटस्थ नहीं रह सकता। जो जनवादी के साथ है वो है, जो नहीं है वो दुश्मन के खेमे का माल लिया जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। जो हमारे समाज का व्यक्ति जनवादी के झंडे के इंकलाब के साथ है, वो समाज की लड़ाई के साथ है। जो नहीं है, जनवादी जिनसे लड़ रही है, उस दुश्मनों की टोली का वह हिस्सा है और उसको और उसके साथ हमारे जनवादियों को वही व्यवहार करना चाहिए जो एक दुश्मन के साथ है। इतनी राजनीतिक समझ जब तक नहीं आएगी, तब तक आप चाहो कि आप अपने समाज का दल खड़ा कर लो, राजनीतिक इंकलाब खड़ा कर लो, तो यह संभव नहीं। साथियों, एक सामाजिक व्यक्ति जितना कमजोर होता है, सामाजिक व्यक्ति की कितनी मजबूरी होती कि वह सब दल को समान समझे। क्या हमारे समाज के लिए सारे दल समान हैं?
क्या हमारे दल के लिए सारे दलों की सोच और समझ हमारे लिए समान है? क्या सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस की हार हमारे समाज की हार है? क्या उनकी जीत में हमारे लोगों की जीत है? अति पिछड़ों की जीत है? आपकी जीत और हार का मापदंड जनवाद है और इसी से आपकी राजनीतिक पहचान। अभी हमारे किसी भाई ने बोला आज उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। हमारे बहुत सारे समाज के सब दलों और पार्टियों में काम करने वाले लोग यहाँ बैठे। 2027 की चुनाव में आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कौन करे? क्या आप यहाँ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, आप कर लेंगे या आपसे निर्धारित हो जाएगा? जिन चीजों को करने से कुछ हो नहीं सकता, कोई बड़ी राजनीतिक क्रांति हो नहीं सकती, उसमें हम अपनी ऊर्जा को क्यों व्यय करें? यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, देश की राजनीतिक व्यवस्था में अगर आपकी पहचान है और आपकी चर्चा है और आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी और आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात होती है तो वहां सिर्फ और सिर्फ जनवादी पार्टी का नाम है। और आने वाले 2027 के चुनाव में जनवादी ही तय करेगी आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी। तमाम सारे 20 दल और तमाम पार्टियों की चर्चा होती है, कोई कितना भी बड़ा हो जाए तो वो जनवादी की लड़ाई को थोड़ा कुंद कर सकता है, लेकिन जनवादी का कोई विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि जनवादी पार्टी स्वयं में एक विचारधारा है। जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है। और आज इस साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था में जितने भी सर्वहारा वर्ग के लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं और पछाड़े जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आज जरूरत जनवाद की, जनवादी विचारधारा की। जनवाद और जनवादी विचारधारा का नेतृत्व जनवादियों के हाथ में, और एकमात्र पार्टी जनवादी पार्टी है जो जनवाद की बात करती है, जो जनवादी हमारे जो संस्थान हैं उनको मजबूत करने की बात करते हैं। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं अपने लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, ये मौका बार बार नहीं मिलता है जब अपने समाज के सब दल पार्टी के लोग एक साथ बैठे। ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारे व्यवस्थापक साथी, जो समाज के हर पार्टी और दल में काम करने वाले लोगों को, सामाजिक लोगों को इकट्ठा किया। इसलिए ये जो चीजें मैंने बोला मैं हर जगह नहीं बोल सकता, लेकिन साथियों, हमारे हर समाज के व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि 2027 में आपकी लड़ाई कैसे थी। हमारे लोग, ज्यादातर लोग भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी तो देखिए कि अगर कुर्मी वोट देता है भाजपा को तो पहले अपनी वो हिस्सेदारी और भागीदारी तय कराता है, इसके बाद वोट देता है। राजभर अगर वोट देता है तो भाजपा से पहले अपना हिस्सा लेता है, उसके बाद बात करता है, वोट देने की बात करता है। निषाद अपनी बात करता है तो हिस्सा ले करके बात करता है भाजपा, और हमारे लोग लेने देने की तो बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ वोट देने की बात करते हैं। इस राजनीतिक नैरेटिव को भी तोड़ना 2027 से पहले जनवादी का एक उद्देश्य है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि ये नैरेटिव 6 महीना में भाजपा का भी टूटेगा। आज जो दौर चल रहा है साथियों, मैं आज यहाँ हूँ, मुझे रहना था गोरखपुर, 11 तारीख को जनवादी पार्टी का वहां पर सम्मेलन, और आज हमारे कार्यकर्ता के ऊपर गैंगस्टर लगा करके भाजपा के लोगों ने जेल के अंदर कर दी, जबकि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। और हमारे नौजवानों को धमकाया गया कि जो जनवादी के साथ रहेगा आने वाले समय में हर व्यक्ति के साथ होगा। क्या चौहान समाज के लोग, जनवादी पार्टी के लोग, हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ भाजपा को वोट देने के लिए जब तक तैयार है तब तक सब ठीक है, और जब वो अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने की बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री को गोरखपुर मंडल में बुरा लगने लगता है। साथियों, इन सारी चीज़ों को भी आपको समझना है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस वोट बैंक पर आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हमारा है। और अगर अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा होगा और राजनीतिक माहौल पैदा नहीं करेगा, अपनी राजनीतिक गोलबंदी मजबूत नहीं करेगा, तो 2027 के चुनाव में भी इसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है।
2014 से लेकर के आज 2025 खत्म हो गया। कभी देश की संसद चौहानों से खाली नहीं रहती, लेकिन एक मुंह तोड़ जिस दिन चौहानों ने भाजपा को देना शुरू कर दिया, आज स्थिति है कि 2014 से लेकर के आज तक एक भी संसद का सदस्य चौहान का देता नहीं। जिन्हें हम वोट देते हैं वो हमें हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते, और जिनके हम पीछे चलते हैं। मैं चंदौली से चुनाव लड़ा, साथियों ये कहने में मुझे थोड़ी सी भी गुरेज नहीं कि मैं अखिलेश जी के साथ था। 2022 में समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने में मेरी भी भूमिका रही। 2019 में मैं लोकसभा लड़ा, जितना मुझे हराने में यादव बिरादरी का हाथ रहा, उतना ही बीजेपी का दोनों का समान हाथ रहा। यादव बिरादरी के 86 बूथों पर मैं चुनाव हारा, और चंदौली के सारे यादव बिरादरी के बड़े नेता हमारे खिलाफ थे, और वो खिलाफ थे। तो चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने उन्हें पार्टी से निकाला क्यों, उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? इसका मतलब जाहिर है कि उनकी भी मंशा इस समाज के प्रति ठीक नहीं थी। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोगों की मंशा उस दिन आपको ठीक हो जाएगी जिस दिन आप राजनीतिक रूप से गोलबंद होंगे। और जब तक आप गोलबंद नहीं होंगे तब तक आपके साथ, आपके नेता के साथ भी हथकल्पी होगी और आपके साथ भी हथकल्पी। तो साथियों मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग जेल में गए, जेल जाना हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं, ये तो राजनीति का एक लेसन, एक अध्याय। जेल गए, हम लोगों ने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ अनुभव किया, इसका कोई दुख नहीं है। और 1000 बार जेल जाना पड़ेगा समाज की लड़ाई के लिए, तो हम लोग तैयार हैं, पीछे नहीं हटने वाले। और निश्चित तौर पर आपकी बातों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने प्रेरणा लिया। अब तो हर जिले में ये हो सकता है, सोनभद्र के लोग जेल चले जा सकते हैं लड़ते लड़ते, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी समाज को तो नौजवान खड़ा है। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों को आभार प्रकट करते हुए, मेरी बातें कुछ कड़वी जरूर रही हैं, मैं उनके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं अपने लोगों से पुनः कहना चाहूँगा कि साथियों, अब सामाजिक प्राणी वाला दौर खत्म हो गया, अब आपको राजनीतिक प्राणी बनना पड़ेगा। और जब तक आप विशुद्ध रूप से राजनीति नहीं होंगे, और जब तक राजनीति के प्रति विशुद्ध रूप से आप सजग नहीं होंगे, तब तक आप सत्ता के गलियारे में न तो समाज जाएगा, न आप जाएंगे, न आप। तो मैं और ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आप सब लोग